गुड मॉर्निंग। आज हम शुंग काल की कला और स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। शुंग नरेशों का जो शासनकाल था वो कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए भी विख्यात था। जैसे मौर्य काल जो है उसमें कला के प्रसंग में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक दरबारी कला थी यह, और जिसका प्रधान विषय धर्म था। लेकिन शुंग कला के विषय जो हैं वो धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन में अधिक से अधिक संबंधित हैं। इस समय की कलाकृतियों में जो विविध चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं उनसे तात्कालीन मध्य भारत के जनजीवन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। शुंग कला मौर्य कला की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के मनुष्यों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति और विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ है। इसका प्रधान विषय आध्यात्मिक अथवा नैतिक न होकर पूर्णतया मानव जीवन से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे बरहुत स्तूप के बारे में। शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। स्तूप वास्तु का वर्णन मौर्यकालीन कला के प्रसंग में किया जा चुका है। बरहुत में इस समय एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं हैं, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना जिले में रामवन संग्रहालय में भी रखे गए हैं। स्तूप के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में भी विद्यमान हैं। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने इस स्तूप की खोज की थी। उस समय ये पूर्णतया नष्ट हो चुका था तथा केवल इसका एक भाग जो है वही अवशिष्ट रह गया था। बरहुत स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था और जो नींव है वो पत्थर से सुदृढ़ बनी हुई थी। स्तूप को चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतया पाषाण से निर्मित थी, जिसमें 4 तोरण द्वार लगे हुए थे। इस वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे, जिनके ऊपर ऊष्नीश बिठाए गए थे। 2 स्तंभों के बीच में 3-3 बड़े पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें की सूची कहा गया है। बरहुत स्तूप मूलतः ईंट गारे की सहायता से अशोक के समय में बनवाया गया, लेकिन इसकी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंगों के काल में हुआ। स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक धनभूति का उल्लेख मिलता है। बरहुत स्तूप की वेदिका, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ और चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक चित्र माया देवी के स्वप्न से संबंधित है, जिसमें श्वेत हाथी आकाश मार्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। इसे अवक्रांति कहा गया है। इसके अलावा एक अन्य चित्र में जल से निकलते हुए ऐरावत नागराज को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। बरहुत के तोरणों की एक विशेषता यह है कि उनकी जो बडेरियां हैं उसके दोनों गोल सिरों पर मगरमच्छ की आकृतियां बनी हुई हैं। समग्र रूप से ये जो अलग अलग चित्र हैं ये धार्मिक विचारों और विश्वासों, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका अंकन अत्यंत सरल और प्रभावपूर्ण है। इन सभी दृश्यों में मानव जीवन की प्रफुल्लता और खुशहाली के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से बोध गया जो है उसके विशाल मंदिर, इसके चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इस पर भी बरहुत के चित्रों के प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा रानी, पुरुष पक्षु, बोधि वृक्ष, कल्पवृक्ष आदि प्रमुख हैं। मानव आकृतियों के अंकन में कुछ अधिक कुशलता दिखाई गई है। एक स्तंभ पर शालभंजिका तथा दूसरे पर इंद्र का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। इसी प्रकार
रथारूढ़ सूर्य तथा श्री लक्ष्मी का अंकन भी मिलता है। इसके अलावा एक अन्य स्तंभ पर गजमच्छ पर सवार पुरुष तथा सिंह मुख मगरमच्छ की मूर्ति बनी हुई है। सभी रचनाएं बहुत ही कलापूर्ण तरीके से बनाई गई हैं। अब हम बात करेंगे सांची के स्तूप के बारे में। सांची की पहाड़ी जो है रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टियों से जोड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर से की ही बनाई गई। सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। महास्तूप में 3 मेधियाँ थीं जो भूमितल, मध्य भाग तथा हर्मिका पर थी। इसका जो अंड है वो उल्टे कटोरे की आकृति का है और इस पर बीच का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। तोरण जो है उस पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से तोरण परिपूर्ण है तथा उससे उन्हें नीचे से ऊपर तक अलंकरणों से सजाया गया है। वे अपनी वास्तु से अधिक उत्कीर्ण अलंकरणों के लिए जो है ये अधिक प्रसिद्ध हैं। स्तंभों के ऊपर चौकोर चौकियां हैं जिन पर बोने, हाथी, बैल या सिंह की प्रतिमाएं उत्कीर्ण मिलती हैं। स्तूप के तोरणों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। बडेरियों पर अलग से सिंह, हाथी, धर्मचक्र, त्रिरत्न के चित्र खुदे हुए हैं। स्तंभ और नीचे की जो बडेरी है इसके बाहरी कोनों में सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं जिन्हें कि शाल भंजिका कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों का अंकन सांची शिल्प में बरहुत की अपेक्षा अधिक मिलता है। ऐतिहासिक दृश्यों में मगध नरेश, अजातशत्रु अथवा कौशल नरेश प्रसेनजित का बुद्ध के दर्शन हेतु आना, शुद्धोदन का नगर के बाहर निकलकर बुद्ध का स्वागत करना, अशोक का बोधि वृक्ष के पास जाना आदि का अंकन मिलता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विविध प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। बोधि वृक्ष, धर्मचक्र तथा स्तूप पूजा के दृश्यों को बारंबार उत्कीर्ण किया गया है। ये क्रमशः ज्ञान प्राप्ति, प्रथमोपदेश तथा महापरिनिर्वाण के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से सांची का जो द्वितीय स्तूप है इसकी भी वास्तु जो है वो महास्तूप के समान ही है। इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। इसकी वेदिका पर बहुसंख्यक उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। इसमें 3 वेदिकाएं थी, एक भूमितल पर, दूसरी मध्य में तथा तीसरी हर्मिका पर। भूमितल की जो वेदिका है उत्कीर्ण चित्रों से भरपूर है, जबकि महास्तूप के भूमितल की वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं मिलता है और यह बिल्कुल सादी है। इस पर प्राय वे सभी दृश्य उत्कीर्ण हैं जो महास्तूप के तोरणों पर मिलते हैं। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्यों जन्म, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन तथा महापरिनिर्वाण का अंकन प्रमुख है, जिन्हें 4 प्रतीकों पद्म, पीपल वृक्ष, चक्र तथा स्तूप के माध्यम से उत्कीर्ण किया गया है। इन अलंकरणों के कारण ये स्तूप संपूर्ण भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण हो जाता है। सांची का जो तृतीय स्तूप है इसमें केवल एक ही तोरण द्वार बना है। ये अपेक्षाकृत बाद की रचना है तथा उत्कीर्ण अलंकरणों से युक्त है। इसकी वेदिका पर भी सुंदर उकेरी की गई है। इस प्रकार सांची के तीनों स्तूप सुरक्षित अवस्था में हैं तथा भारत के बौद्ध स्मारकों में अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन पर की गई नक्काशी भारतीय मूर्तिकार की नवीनतम और महानतम रचना है। तात्कालिक समाज की बहुरंगी झांकी इसमें सुरक्षित है। प्राचीन भारतीय वेशभूषा के ज्ञान के लिए भी सांची की कलाकृतियाँ बड़ी उपयोगी हैं। इसी प्रकार से
स्तंभ जो हैं इनका भी इस काल में निर्माण देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम बेसनगर यानी कि विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसे जनरल कनिंघम ने 1877 ईस्वी में खोज निकाला। इसके पूर्व समीपवर्ती गांवों के निवासी इसकी पूजा किया करते थे। शिल्पकला की दृष्टि से यह स्तंभ अत्यंत सुंदर तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। इसके मध्य भाग तथा ऊपरी भाग में क्रमशः 19 और 32 किनारे हैं। इसी प्रकार से इस काल में मृण मूर्तियाँ भी काफ़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। इसमें शुंग काल की बहुसंख्यक मिट्टी की जो मूर्तियां हैं और खिलौने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक संख्या में मूर्तियां कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मूर्तियां काफ़ी कम मिलती हैं, उन्हें सांचे में ढालकर तैयार किया गया है। वस्तुतः कुंभकारों ने मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग सबसे पहले शुंग काल में ही किया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं में स्त्री और पुरुषों की मूर्तियाँ मिलती हैं। कौशाम्बी से श्री लक्ष्मी की कई मृण मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है, जिनमें से एक मूर्ति जो ऑक्सफोर्ड के भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, इसके सिर पर कमल पुष्प का गुच्छा है तथा दोनों ओर मांगलिक चिन्ह बनाए गए हैं। इनसे उसका देवी होना सूचित होता है। इसे सौंदर्य की देवी श्री लक्ष्मी कहा गया है। थैंक यू।